खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। स्कूलों की मनमानी फीस पर रोक लगाने के मकसद से यूपी की योगी सरकार ने कमर कस ली है। यूपी सेल्फ फाइनेंस्ड स्कूल फिक्सेशन ऑफ फी ऑर्डिनेंस 2018 को एक तरह से कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और सरकार नई एजुकेशन पॉलिसी को 2018-19 के सेशन से लागू करने जा रही। इस ऑर्डिनेंस के अमल में लाए जाने के बाद प्राइवेट स्कूलों की फीस में सालाना 7 से 8% से ज्यादा की बढ़ोतरी नहीं होगी। स्कूल 5 साल से पहले यूनिफॉर्म नहीं बदल सकेंगे और बच्चों से डेवलपमेंट चार्जेस कुल फीस का ज्यादा से ज्यादा 15% ही लिया जा सकेगा। लेकिन पेरेंट्स एसोसिएशन का कहना है कि उनकी सारी मांगों को सरकार ने इस ऑर्डिनेंस में दरकिनार कर दिया है और एक तरह से स्कूलों की मनमानी और बेतहाशा फीस बढ़ोतरी को लेजिटिमाइज करने की ही कोशिश की गई है। लिहाजा उनका प्रोटेस्ट तो जारी रहेगा। इसलिए आज हमने फैसला किया है आपके बच्चों और आपकी जेब से जुड़े सबसे बड़े मुद्दे की पड़ताल करने का कि क्या स्कूलों की मनमानी और बेतहाशा फीस पर सच में लगाम लगने जा रही है या कुछ और ही खेल हो रहा है। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। यूपी में निजी स्कूलों की फीस का फॉर्मूला तय। निजी स्कूलों की मनमानी पर योगी हुकूमत का शिकंजा। क्या योगी हुकूमत की नई एजुकेशन पॉलिसी कम करेगी सरपरस्तों का बोझ? ऐसे वक्त में जब मरकजी हुकूमत पर महकमे तालीम के बजट में कटौती और तालीमी इदारों में दखल अंदाजी के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, यूपी की योगी हुकूमत रियासत के तालीमी निज़ाम को बेहतर, आसान और सस्ता बनाने की जानिब गामजन है। योगी काबीना ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सेल्फ फाइनेंस्ड इंडिपेंडेंट स्कूल रेगुलेशन फी बिल 2018 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत आने वाले तालीमी साल 2018 और 19 से इस बिल को लागू करने की तजवीज़ को मंजूर कर लिया गया है। इस ऑर्डिनेंस को रियासत के अक़लियती इदारों समेत ऐसे स्कूलों पर नाफिज किया जाएगा जो सालाना 20,000 या इससे ज़्यादा फीस वसूल करते हैं। फीस पर कंट्रोल के लिए रियासत के सभी डिवीजनों में डिवीजनल कमिश्नरों की सरबराही में फीस कंट्रोल कमेटी की तश्कील की जा रही है। इस कमेटी को दीवानी और अपील कोर्ट की ताकत दी जाएगी। अगर स्कूल ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हैं तो पहली मरतबा 1 लाख जुर्माना लगाया जाएगा, दूसरी मरतबा 5 लाख जुर्माना लगाया जाएगा और तीसरी मरतबा ज़ब्त इखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर स्कूल की मंजूरी मनसूख कर दी जाएगी। ये तो हैं फीस कंट्रोल के लिए उठाए जा रहे इक़दाम। इसके अलावा निजी स्कूल किताब, कॉपियों और ड्रेस के लिए अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे। निजी स्कूल ड्रेस और किताबों को खरीदने के लिए किसी मखसूस दुकान को मुख्तस नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा 5 साल में एक ही मरतबा ड्रेस बदलने का कानून लागू किया जाएगा। हालांकि हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि स्कूल के जरिए चलाई जा रही तिजारती सरगर्मियों में हुकूमत दखल अंदाजी नहीं करेगी, लेकिन तिजारत से हुई आमदनी को स्कूल की आमदनी माना जाएगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक निजी स्कूल हर सेशन में एडमिशन फीस भी वसूल नहीं कर सकेंगे। साल में सिर्फ 1 मरतबा ही एडमिशन फीस ली जा सकेगी। अगर स्कूल 7% से ज्यादा फीस में इजाफा करना चाहते हैं तो इन्हें डिविजनल स्कूल कंट्रोल फीस कमेटी से इजाजत लेनी जरूरी है। इसके अलावा स्कूल अगर फीस में इजाफा करता है तो इसे हर सेशन में डिस्प्ले करना जरूरी होगा। हमारा मकसद है कि शुल्क का नियंत्रण हो, उत्पीड़न नहीं हो। बच्चों को किताब लेने के लिए, बस्ता लेने के लिए, बैग लेने के लिए, टाई और बेल्ट लेने के लिए परेशान ना किया जाए। हर साल आप पोशाक ना बदलें, 5 साल में एक बार ही आप पोशाक बदल सकते हैं। अगर उसके पहले बदलना है तो आपको नियामक समिति से आपको अनुमति लेना होगा। हमने ये अवसर दिया है अध्यापकों की, अगर वो अभिभावक को, कि अगर वो किसी भी चीज़ से असंतुष्ट है विद्यालय प्रबंध तंत्र की, तो विद्यालय प्रबंध तंत्र को ही वो अपना पहला प्रत्यावेदन देगा। उत्तर प्रदेश हुकूमत तालीमी शोबे को बेहतर बनाने के लिए एक अच्छे मंसूबे के साथ काम कर रही है। सच्चाई को भी ठुकराया नहीं जा सकता कि आज के दौर में तालीमी इदारे पैसे कमाने का जरिया बन चुके हैं और इस शोबे से ज़ेर इख्तिदार पार्टी से लेकर अपोजिशन के असर रसूख रखने वाले लीडर भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में सवाल ये जरूर पैदा होता है कि क्या यूपी में अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाने का ख्वाब देख रहे सरपरस्तों के ख्वाब वाकई शर्मिंदे ताबीर हो पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या योगी सरकार की ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है, ये आपके बच्चों की सिरदर्दी कुछ कम कर पाएगी? आपकी जेब पर जो जबरदस्त बोझ पड़ रहा है बेतहाशा फीस का प्राइवेट स्कूलों की, वो कुछ कम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा?
यह पड़ताल आज हम करने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आरसी जैन साहब मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की। अमीर हैदर जैदी साहब सीपीआई के सीनियर लीडर हैं, लेकिन आज बतौर चेयरमैन विजन पब्लिक स्कूल हमारे साथ इस डिबेट में मौजूद हैं और इनका स्कूल गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहा है, मुफ्त एजुकेशन दे रहा है। इनसे हम जानेंगे कि कैसे वो ऐसा कर पा रहे हैं। अतुल श्रीवास्तव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पेरेंट्स एसोसिएशन का आज पक्ष रखेंगे इस डिबेट में। सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राकेश त्रिपाठी साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन। सुरेंद्र राजपूत साहब कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, वो हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। लेकिन पहला सवाल राकेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब आपकी सरकार आई तो यह एक बड़ी उम्मीदों की सरकार थी और जहां तक स्कूल फीस का सवाल है, सबसे ज्यादा लोग उम्मीद इसलिए लगा रहे थे आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी से कि फीस का जो बोझ है, क्योंकि आप जानते हैं खासतौर पर अगर हम एनसीआर का जिक्र कर लें, यहां पर जिस तरह से बेतहाशा फीस में बढ़ोतरी हुई है प्राइवेट स्कूलों की, यह बात किसी से छुपी नहीं है, तो वो बोझ कुछ कम होगा। योगी सरकार उस बोझ को कम करेगी। अब 1 साल के इंतजार के बाद एजुकेशन पॉलिसी आती है और उसमें यह कह दिया जाता है कि आप 7 से 8% से ज्यादा हर साल फीस नहीं बढ़ाएंगे, कोई कैपिंग नहीं, यानी फीस 1 लाख भी हो सकती है, 2 लाख भी हो सकती है, 4 लाख भी हो सकती है, कोई रोक नहीं। तो आप तो एक तरह से स्कूलों को मनमानी के लिए लेजिटिमाइज कर रहे हैं, एक रास्ता बता रहे हैं, इससे मिलेगा क्या? नहीं, देखिए समीर जी, कुछ बातें मुझे लगता है कि मूलभूत इस डिबेट में जरूर आनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि वेलफेयर स्टेट का यह दायित्व है कि वो अपने नागरिकों को चिकित्सा और शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद सरकार इस दायित्व का निर्वहन करने में असफल सिद्ध हुई और दोहरी शिक्षा पद्धति, दोहरी चिकित्सा पद्धति आज हमारे सामने है। एक सरकारी विद्यालय है, एक निजी विद्यालय है, एक सरकारी चिकित्सा केंद्र है, चिकित्सालय है, और एक निजी चिकित्सालय है। आज दोनों के बीच में तुलना होती है। निजी चिकित्सालयों को या निजी स्कूलों को डाकू मान लेना, अवैध वसूली के धंधे केंद्र मान लेना, मैं मानता हूं कि यह भी ठीक नहीं है। कुछ विद्यालय जरूर हैं जो गाढ़ी कमाई को लूटने का काम कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, ये बात सही है, इसको नियमित किया जाने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य ये रहा है कि कोई संदर्भ में नियमावली नहीं रही है, कोई इस बारे में अब तक राजनीतिक दलों का या सरकारों का विचार नहीं रहा है, इस नाते स्थितियां बनी रही। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आने के बाद हमने इस पर एक व्यापक विचार विमर्श के बाद एक ड्राफ्ट बनाया और उस ड्राफ्ट को हमने पब्लिक डोमेन में रखा। पब्लिक डोमेन में रख करके हमने तमाम सारे सुझाव उस पर लिए और सुझावों के बाद हमने कैबिनेट से एक अध्यादेश को पारित किया है। हम कैबिनेट से पारित करने के बाद इसको विधानसभा में भी रखेंगे विचार विमर्श के लिए, और विधानसभा से विचार विमर्श के बाद, विधान परिषद से विचार विमर्श के बाद ये कानून की शक्ल लेगा। हमने इसमें कुछ प्रावधान किए हैं। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश ने जिस प्रकार के आज प्रावधान किए हैं, अन्य राज्यों को भी ये प्रावधान किए जाने चाहिए। नहीं, बताइए ना राकेश, क्या प्रावधान किए, क्या बदलने जा रहा है, क्या मिलने वाला है पेरेंट्स को? क्योंकि अभी तक जो भी बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक तो ये सब कुछ खेल जो चल रहा है, ये जो गोरख धंधा चल रहा है, ये जारी रहेगा, इस पर कोई लगाम नहीं लगने वाली। माफ कीजिएगा, मुझे ये बात कहनी पड़ रही है। आप लोगों को अपनी पॉलिसी में बदलाव करना पड़ेगा, तभी ये लूट रुक सकेगी। राकेश, अभी बहुत वक्त है, अभी आप अपनी सरकार को ये सजेशन दे सकते हैं। एक बात पहले बता दूं समीर जी, ये देखिए समीर जी, ये एजुकेशन पॉलिसी नहीं है। पहली बात तो ये केवल फीस पर नियंत्रण करने के लिए एक नियमावली है और हमने फीस के ढांचे को पारदर्शी बनाने के लिए प्रयास किए हैं। कुछ सुझावों के साथ हम एक अध्यादेश लेकर के आए हैं। हमने ये अब तक इस बात की सुनवाई कहां हो, ऐसा कोई फोरम नहीं था। हमने एक मंडलीय समिति इस संदर्भ में तय की है, मंडलीय नियामक समिति, जहां लोग अपनी शिकायत कर सकेंगे, जिसमें दंड के प्रावधान रखे हैं। पहले स्कूल का बैग कहां से खरीदना है, कॉपी किताब कहां से खरीदनी है, आपको जूता मोजा बैग बस्ता खरीदने के लिए तय कर दिया जाता था कि इस दुकान से ही खरीदना है। तमाम कॉमर्शियल एक्टिविटीज जो स्कूल में संचालित होती थी, जिसका खर्च, तो कमर्शियल एक्टिविटीज तो अभी भी होंगी राकेश, वो एजुकेशन के मद में। राकेश, कमर्शियल एक्टिविटीज अभी भी होंगी, आपने उसको भी लेजिटिमाइज कर दिया है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। अनुराग भदौरिया कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। अनुराग भदौरिया, मुझे ये बताइए
कि ये जो नई पॉलिसी है इसके हिसाब से क्या कमर्शियल एक्टिविटीज रुक जाएंगी क्या प्राइवेट स्कूलों में? यहां पर तो इजाजत दी गई है कि आप हाँ बेच सकते हैं, स्कूल के बस्ते बेच सकते हैं, किताबें बेच सकते हैं, यूनिफॉर्म बेच सकते हैं, बस उसका अकाउंट मेंटेन करना होगा। एक मैं कह रहा हूं बीजेपी के, अरे सुन लीजिए एक बार, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय जी बार बार चिल्ला के कह रहे हैं कि फीस हमने नियंत्रण करने के लिए, फीस हमने नियंत्रण करने के लिए। अरे भैया फीस को तो आपने फिक्स ही नहीं किया, फीस के बारे में तो आपने जिक्र ही नहीं किया कि आप एडमिशन के समय कितनी फीस लेंगे। आपने ये जिक्र कर दिया कि 7 से 8% से ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। अरे पहले मैं 10 लाख रुपए फीस एडमिशन का ले लूंगा, बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना 7 ना 8%। आपने कहा 12 तक के एडमिशन के एक बार एडमिशन लिया जाएगा 12वीं क्लास तक का, और एक बार में मैं 20 लाख रुपए ले लूंगा, तब आप क्या करोगे? और आपने क्या किया जो एक कॉमन चीजें होती, इन्होंने क्या किया, उसमें क्लॉज में लिखा बसों के लिए, मेस के लिए, हॉस्टल के लिए आपको उनका वैकल्पिक व्यवस्था अगर वो पेरेंट चाहे तो कर सकते हो, तो पहले भी करते थे, ऐसा कुछ नया नहीं था। सुन लीजिए पहले, लेकिन अनुराग भदौरिया मैं बताऊं आपको, 5 वर्षों में अनुराग भदौरिया आपकी सरकार ने तो इतना भी नहीं किया ना, आपकी सरकार ने तो इतना भी नहीं सोचा। यहाँ जो 7 से 8% की बात की गई है, आपकी सरकार ने तो वो भी नहीं किया सर। उसी पे आ रहा हूं। और जो डेवलपमेंट चार्जेस की बात है, इस पॉलिसी के हिसाब से 15% से ज्यादा पूरी फीस का डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लिया जा सकता। आपकी सरकार ने वो भी नहीं किया, वहां तो खुला खेल फर्रुखाबादी जारी था। अब तो कम से कम ये 1-2 कैपिंग लगाई गई है। इससे तो अच्छा था ये कुछ ना करते। जब इन्होंने सारी चीजों को एज इट इज उतार दिया उस पे, आप 6 राज्यों में, हमारे देश के 6 राज्यों में प्राइमरी की फीस 15,000 रुपए है, सेकेंडरी की फीस 25,000 रुपए है, हायर सेकेंडरी की फीस 27,000 रुपए फिक्स है। आप में अगर हिम्मत थी, अगर दिल्ली से ड्राफ्ट नहीं आया होता, इनका ड्राफ्ट तो दरअसल में दिल्ली से आता है, ये तो देखिए यहां बैठे बैठे बोल रहे हैं, इनको तो गाल बजाना है, इनकी सुनता कौन है? दिल्ली से ड्राफ्ट आएगा, दिल्ली से ड्राफ्ट आया क्योंकि वहां पे लॉबिंग चलती है। अरे आप फिक्स ही नहीं कर पाए प्राइस, आपने एडमिशन फीस ही जो नहीं फिक्स कर पाए, दुनिया भर की बातें आप बना रहे हो। आप तो तब हम जानते हैं जब आप कर देते फीस फिक्स, तब पता चलता है कि आपने कोई काम किया है। दुनिया भर की बात है उसमें लिखी है, इसका कोई मतलब नहीं। किताबें यहां से नहीं लेंगे, कॉपी वहां से नहीं लेंगे, ड्रेस ये नहीं होगी, ड्रेस, अरे वो तो पहले भी ऐसा होता था, कोई नया बात नहीं है। हम जानते तब जब आप फीस फिक्स कर देते। चलिए ठीक है, ये सारी सियासी बातें भी हो रही है क्योंकि आप लोग जाहिर है सियासतदान हैं, तो सियासी बातें तो करेंगे ही। लेकिन आम पेरेंट्स क्या सोच रहा है? आम पेरेंट्स क्या सोच रहा है? अतुल श्रीवास्तव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा प्लीज। अनुराग, अतुल श्रीवास्तव साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पेरेंट्स एसोसिएशन का रुख रख रहे हैं। 5 सेकंड ले लीजिए, 5 सेकंड दे दीजिए समीर जी, 5 सेकंड खाली। मैं चाहता हूं कि जो सेंट्रल, जो इनके प्राइवेट स्कूल हैं, इतनी लंबी फीस लेते हैं, अगर एसी रूम ना रखे तो क्या दिक्कत है? मैकडोनल्ड वहां ना बनाए तो क्या दिक्कत है? बिना एसी रूम के क्या बच्चे नहीं पढ़ सकते? इस सारी कॉस्ट तो एसी रूम की, वो घोड़े, वो गाड़ी, वो पता नहीं अंदर क्या क्या फैसिलिटी की, एक भी जो यहाँ पे मार्बल लगेगा तो इटली का मार्बल लगेगा रिसेप्शन में। अरे भैया अनुराग जी, जब पढ़ने जाते हैं वहां पे कोई 5 स्टार होटल में थोड़ी जाते हैं। अनुराग जी, आपकी पार्टी ने, आपकी पार्टी ने 5 स्टार होटल्स आपके राज में भी चल रहे थे अनुराग जी। अरे सर आप अपना जाइए, मेरी पार्टी के चक्कर में क्यों पड़े? आप बताइए कि आप क्यों इतना बिना पूरा 5 साल दिया था आपको जनता ने, आप नहीं किया कुछ, आप कटौती हो जाएगी। ठीक है अतुल जी, मुझे ये बताइए, अरे मैंने 5 साल किया तो इस ऑर्डिनेंस के पास होने के बाद, अमल में लाए जाने के बाद कुछ हालात बदलेंगे क्या? अनुराग अब सुनिएगा, मैंने आपको दे दिया टाइम पूरा। जो दूसरे लोग कह रहे हैं जो बातें, वो सुनिए, आपके लिए फायदेमंद होगी। जी जी, अतुल जी का ऑडियो रखिए, बाकी सबका डाउन कीजिए। जी समीर जी, मुझे नहीं लगता कि इस ऑर्डिनेंस से कुछ होने वाला है। हाँ। हालांकि फाइनल ड्राफ्ट पढ़े बिना कुछ कमेंट करना उतना उचित नहीं होगा। हाँ। पर फिलहाल जितना कुछ पढ़ा है, जितना कुछ देखा है, उससे लगता है कि सिर्फ इसको लेजिटिमाइज किया हुआ है और ये 2019 के लिए इन्होंने झुंझुना तैयार कर दिया कि देखो हम कुछ कर रहे हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी पॉइंट जो हम लोगों ने इतनी मेहनत करके इतने उनको दिए थे, उनमें से कोई भी पॉइंट उन्होंने इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। कुछ नहीं है इसमें। एक सिंपल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये मुनाफाखोरी इसमें नहीं होना चाहिए। क्यों? आधे प्राइवेट स्कूलों की अगर ये निष्पक्ष जांच करा लें तो इनकी आधी से ज़्यादा पोलें खुल जाएंगी कि ये कहाँ कहाँ इनका पैसा कहाँ जा रहा है, कितना आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, पर ये नहीं कराएंगे। दूसरी बात,
जो अधिकारी मुनाफाखोरी में लिप्त पाए जाते हैं या गड़बड़ काम कर रहे हैं उनके ऊपर क्या पेनल एक्शन होगा, इसका कोई प्रावधान नहीं है। हमने कई बार शिकायतें कमिश्नर को की, डीएम को की, मानते हैं, दस्तावेज देखते हैं, सबूत देते हैं तो कहते हैं आप कुछ पेरेंट्स के लिए हम 5000 स्टूडेंट्स का भविष्य कैसे कर दें, हम उसकी मान्यता कैसे खत्म कर दें, हम उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेंगे। कोई एक्शन का प्रावधान नहीं है। सीधी सी बात है कि अगर अकाउंट्स ट्रांसपेरेंट कर दें, निष्पक्ष जांच कराएं, तो किसी भी मद में स्कूल गलत अमाउंट चार्ज नहीं कर पाएगा, पर वो नहीं करेंगे ये। और दूसरी जो बात राकेश कर रहे थे कि भाई कमर्शियल एक्टिविटीज पर हमने लगाम लगाने की कोशिश की है, क्या इन नियम कायदों के अमल में लाए जाने के बाद लगाम लग जाएगी, या हमने इसको भी लेजिटिमाइज कर दिया कहीं ना कहीं कि कमर्शियल एक्टिविटीज की इजाजत दे दी, बस ये कह दिया गया कि अकाउंट मेंटेन कीजिए, बाकी आप बैग भी बेचिए, जूते भी बेचिए, यूनिफॉर्म भी बेचिए, किताबें भी बेचिए। अब तो सब कुछ स्कूल में दुकानें खुल जाएंगी, कुछ स्कूलों में खुली हैं, जिनमें नहीं खुली हैं उनमें भी अब खुल जाएंगी। बताइए अतुल जी, होगा ना ऐसा? बिल्कुल ऐसा ही होगा। और हमने पहले कई बार कंप्लेंट की, रुकवाई, लेकिन उसके बाद दोबारा खुल गई। कोई सुनवाई नहीं होती, ना कमिश्नर सुनता है, ना डीएम सुनता है, ना मंत्री सुनते हैं। हमने योगी दरबार में भी जाके गुहार लगाई, उल्टा हमको ये कह दिया गया ये तो हमारा स्कूल है, इसके अगेंस्ट कुछ नहीं हो सकता। आरसी जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पब्लिक स्कूल एसोसिएशन से, मैनेजमेंट एसोसिएशन से। जैन साहब, तो यानी कुल मिलाकर इतने लंबे इंतजार के बाद भी अभिभावकों के लिए, पेरेंट्स के लिए कुछ बदलने वाला नहीं है, स्कूलों की मनमानी तो जारी रहेगी फिर? नहीं, बिल्कुल बदलने वाला है। पर ये जो पार्टी के प्रवक्ता यहां बोल रहे थे, कभी इन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि आपकी पार्टी यहां आते कि भी आपने शिक्षा को प्रायोरिटी पे नहीं रखा है। सरकारी स्कूलों को बदतर करने में आप लोगों की पार्टियां जो हैं उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। और आज अगर पेरेंट्स को एक अच्छी एजुकेशन पब्लिक स्कूलों में मिल रही है तो आप बंद कमरे में बैठ के पॉलिसी बनाना चाहते हैं। जो स्कूल चलाते हैं लोग, उनकी परेशानियों को आप नहीं बिठाएंगे, आप उनकी परेशानियों को उनसे नहीं पूछेंगे, आप फीस के ऊपर कैपिंग कर देते हैं। आप ये नहीं देखते कि टीचर को सैलरी भी देनी होती है, आपके पेरेंट्स को स्कूल में सारी सुविधा भी चाहिए, वो क्या फ्री में आपको मिलेगी? पर दुर्भाग्य तो ये है कि इतने सालों से सत्ता में बैठे, और खासतौर से भदौरिया जी बोल रहे थे, इन्होंने तो उसको नकल को अधिकार बना दिया था यूपी में। ये किस तरह से आज बात कर रहे हैं? शिक्षा का बेड़ा कर करने वाले पॉलिटिशियन लोग। हमने अगर हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था में निजी लोगों ने भागीदारी की है तो आज इनकी आंखों में खटक रही है वो। चोर आप नकल, आपको नकल की आपकी पार्टी ने नकल, आपकी पार्टी ने नकल कराई है। यूपी की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद करके रख दी आपने। आप रैकेट चला रहे, मुझे तो यही लगता है। आपने मुलायम सिंह ने पार्टी चला रहे थे, आप क्या बात कर रहे हैं? मालूम है सारी बातें, आप क्या बात करते हैं? अरे छोड़िए, आप क्या बात चलाते हैं? आप पॉलिटिकल बयानबाजी में क्यों फंस रहे हैं? आरसी जैन साहब, आप पॉलिटिकल बयानबाजी में क्यों फंस रहे हैं? जैन साहब, मुझे तो इस सवाल का जवाब दीजिए कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि स्कूलों को भाई पढ़ाना काम है, पढ़ाना चाहिए बच्चों को ना, आप लोग दुकानें खोलकर क्यों बैठ गए स्कूलों के अंदर? इसका जवाब दीजिए ना। इससे पेरेंट्स परेशान है क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्रेशर डाला जाता है पेरेंट्स पर कि आपको स्कूलों के अंदर से ही सामान खरीदना होगा। स्कूल की चले गए वहां नहीं, कभी ठीक जैन साहब, नहीं, आप कभी इनको दुकान बोलते हैं, कभी कोई चैनल वाला इनको दुष्ट बोलता है, कोई चैनल वाला इनको दरिंदे बोलता है। ये जो मीडिया के माध्यम से आज शिक्षा के क्षेत्र में जो नोबल काज दे रहे हैं, आज उनको जिस प्रकार से आप लोग महिमा मंडित करते हैं, कोई लूटना इनको बोलता है। अरे आप इन स्कूलों को बंद जैन साहब, स्कूलों को दुकान नहीं बोला जा रहा है, स्कूलों के अंदर जो दुकानें खुली हुई हैं पहले ये देखता है उन पर बात हो रही है। कहाँ कोई दुकान स्कूल के अंदर नहीं है सर, स्कूलों के अंदर दुकानें नहीं है। जहां तक जो यूपी सरकार ने किया है, देखिए उसके हिंदुस्तान स्कूलों में यूनिफॉर्म नहीं मिल रहा, स्कूलों में किताबें नहीं बिक रही, आप जो ट्यूशन फीस लेते हैं, स्कूलों में जूते मोजे नहीं बिक रहे, आप ये कह रहे हैं? किताबें सर बिक भी रहे हैं, किताबें देना, दामों पर बिक रहे हैं, जूते मोजे बेचना। अगर आपको कंपलसरी करते हैं तो अपराध है, अगर आपको कंपलसरी दिया जाता है तो अपराध है। पर अगर आप अपनी मर्जी से लेते हैं, 10 पब्लिशरों की किताबें आपको एक ही जगह उपलब्ध करा दी जाती है, तो मैं समझता हूँ गुनाह नहीं है। दूसरी बात, जो अभी फीस कैपिंग की बात है, आप फीस कैपिंग करिए, मुझे मंजूर है,
मैं खुद चाहता हूं कि फीस के हिसाब से सैलरी तय होनी चाहिए, हम खुद चाहते हैं फीस के हिसाब से सैलरी तय होनी चाहिए, पर आप ये भी तय कर दें। अभी सुप्रीम हाई कोर्ट ने दिल्ली में एक अनिल देव सिंह कमेटी बनाई थी, उसको यही कहा था कि एक स्कूल की फीस कितनी होनी चाहिए ये आप बता दें, उसने बताया ही नहीं। जितनी भी कमेटियां बनी हैं वो बता ही नहीं पाती। सुप्रीम कोर्ट ने 15% मैक्सिमम आप डेवलपमेंट चार्ज ले सकते हैं, उससे ज्यादा कोई नहीं लेता है। 15% आप एनुअल फीस ले सकते हैं। यही तो बात है ना कि वो कैपिंग नहीं तय हुई है, और ये यूपी में जब नई पॉलिसी बन रही है, नया ऑर्डिनेंस आ रहा है, तो उसमें भी कैपिंग का प्रावधान क्यों नहीं रखा गया है? सुरेंद्र राजपूत साहब, क्या ये सबसे बड़ा सवाल है? और विपक्ष चुप क्यों बैठा है? आप लोगों को भी तो आवाज उठानी चाहिए ना। सैलरी पे भी कैपिंग होनी चाहिए, फिर सैलरी पे भी कैपिंग होनी चाहिए। बिल्कुल समीर भाई, आपकी बात से सहमत हूं। विपक्ष भी बोल रहा है और सभी लोग बोल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि समीर अब्बास भी बोल रहे हैं, इनका चैनल बोल रहा है। अब यहां पर दो बातें तो स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी का और स्कूल एसोसिएशन का गठजोड़ सामने आ गया। जो भारतीय जनता पार्टी बोल रही थी वो स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं। दोनों को एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों ही एक दूसरे को खुश कर रहे हैं कि अपर कैपिंग इन्होंने नहीं लगाई, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली। इन्होंने कहा कि साहब स्कूल में सामान बिकता है, पहले चोरी से बिकता था, अब वो चोरी खुलेआम सीना चोरी होगी। अब इसके लिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी धन्यवाद दिया। अभी अभिभावक एसोसिएशन वाले जो बात कर रहे थे, उन्होंने जो अपनी पीड़ा बताई, उसके एवज में जो जैन साहब ने अपने अपने तर्क कुतर्क जो भी रखे वो आपके सामने हैं कि वो भाजपा और जैन साहब एक साथ हैं, यानी स्कूल और ये दोनों एक साथ हैं। मैं एक बात और कहना चाहता था, राकेश जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही सरकारी एजुकेशन को लेकर के, मैं सहमत हूं इनकी बात से। राइट टू एजुकेशन किसने दिया ये राकेश जी को बताने की आवश्यकता नहीं है, और राइट टू एजुकेशन में जो कमियां रही उस पर आपने पिछले 4 साल में कितना काम किया, अगर एक भी काम किया हो तो राकेश जी और उनकी पार्टी को बताना चाहिए कि राइट टू एजुकेशन में जो कमियां थी जिसकी वजह से गरीब बच्चे इन जैन साहब के बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसका कारण क्या है। राकेश जी को यह भी बताना चाहिए, अब हमारे ऊपर आरोप लगाने से पहले, कि पिछले 4 साल में अरे यार 2 मिनट चुप रहो जैन साहब, बदतमीजी मत करो प्लीज। मुझे चुप करना आता है आपको। चलिए ठीक है राजपूत साहब, मैं आता हूं, फिर आपके पास आता हूं, लेकिन जैदी साहब मुझे ब्रेक लेना है। 1 मिनट नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समीर। अरे समीर ये गलत बात है, वक्त नहीं है, फिर जैदी साहब रह जाएंगे इस सेगमेंट में। एक मिनट जैदी साहब, मुझे ये बताइए कि आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? आप गरीब बच्चों से फीस नहीं ले रहे, स्कूलों में उनको पढ़ा भी रहे हैं, आपको क्या कुछ झेलना पड़ रहा है और सरकार से कितनी मदद मिल रही है? देखिए, हम सरकार से मदद नहीं लेते, मगर यह है कि शिक्षा मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। तो शिक्षा अधिकार है, फिर ये सुविधा नहीं है। लेकिन सरकारें ये कहने के लिए मजबूर है, एहसान जता रही हैं कि हम ये सुविधाएं आपको दे रहे हैं। ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। 14 साल तक के हर बच्चे का मौलिक अधिकार है, उसे शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। और बड़ी एक चीज वो हो रही कि साहब नई शिक्षा नीति आ गई। क्या मैं पूछना चाहता हूं, एकलव्य और अर्जुन अब द्रोणाचार्य के एक ही स्कूल में पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। एकलव्य का स्कूल तो शुरू से ही अलग रहा है, अर्जुन का स्कूल अलग रहा है। ये तो एक इसकी वो है। शिक्षा पर मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश नई शिक्षा नीति लाया है, शिक्षा पे बजट पे कितना खर्च करने हैं बताएं, कितना प्रावधान किया है? नहीं, उस पर नहीं बात करेंगे। अगर चोरी रोकनी है तो शिक्षा उसके अधिकार क्षेत्र एनसीईआरटी की किताबें स्कूल को मुहैया कराइए। ठीक है, एनसीईआरटी की किताबें। ठीक है, मैं माफी चाहूंगा बीच में आपको रोक रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहां पर लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं, वक्त भी हमारे पास ज्यादा होगा, तफसील से करेंगे बात। राजपूत साहब के पास भी मुझे जाना है, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हो रहे हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा। तो आपके बच्चों और आपकी जेब से जुड़े सबसे बड़े मुद्दे की हम पड़ताल कर रहे हैं। नया ऑर्डिनेंस ला रही है योगी सरकार, लेकिन उसके जो मसौदे अभी तक सामने आए हैं उनको पढ़ने के बाद एक बार फिर जो पेरेंट्स हैं वो ना उम्मीद हो गए हैं, क्योंकि उम्मीदें बहुत ज्यादा उन्होंने लगा रखी थी। और सबसे बड़ी उम्मीद तो यह थी कि जो बेतहाशा फीसें बढ़ रही हैं प्राइवेट स्कूल्स की, उस पर लगाम लगेगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद नाउम्मीदी बहुत बढ़ी है।
सुरेंद्र राजपूत साहब, मैं चाहता हूं आप अपनी बात पूरी कर लें। आपका आइडिया क्या है? सरकार से आप कहना क्या चाहते हैं? कैसे ये दुख दूर होगा, कैसे ये गम जाएगा पेरेंट्स का कि जो बेतहाशा फीस है वो बढ़ोतरी ना हो और 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए नर्सरी के, फर्स्ट के, सेकंड के बच्चों के जो पेरेंट्स को फीस के तौर के पर देने पड़ते हैं वो ना देने पड़े। आइडिया क्या है आपका? इसमें 3 बातें महत्वपूर्ण हैं समीर। नंबर 1, सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता चंडीगढ़ के स्कूलों की तरीके से बढ़ाई जाए, इसके शिक्षकों को पूरी भर्ती की जाए, शिक्षा मित्रों को और शिक्षकों को, बीटीसी को अविलंब रूप से भरा जाए और प्लस इसकी गुणवत्ता को सही रखने के लिए कमेटी बनाई जाए और सारे सरकारी स्कूल और जितने लोग सहायता प्राप्त करते हैं सरकार से वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं। शिक्षा की गुणवत्ता अपने आप बढ़ जाएगी और आरसी जैन जैसे लोगों के स्कूलों में ताला न भी लगे तो ये हम जैसे लोगों के पास और पेरेंट एसोसिएशन के पास आएंगे कि साहब अपने बच्चों को हमारे यहां रख दो। नंबर 1। नंबर 2, जो अभी राकेश जी बोल रहे थे बड़ी बड़ी बातें, तो मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं, हमने तो एम्स भी बनाए, आईआईटीज भी बनाए, सरकारी स्कूल भी बनाए, सरकारी यूनिवर्सिटी भी बनाई। पिछले 4.5 साल में एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज उन्होंने बनाया हो, एक सरकारी यूनिवर्सिटी बनाई हो, एक सरकारी बड़ा शिक्षण संस्थान इन्होंने बनाया हो, तो ये बता दें। देखिए, खाली गाल बजाने से तो कुछ नहीं होता। तीसरी बात जो मैं कह रहा हूं आपसे, यहां पर चंडीगढ़ में भी ऐसा ही होता है, दिल्ली में भी ऐसा होता है। दिल्ली के एमसीडी स्कूल किसी भी प्राइवेट स्कूल से अच्छे हैं, वहां ज्यादा मार इसीलिए नहीं होती। चंडीगढ़ में तो बिल्कुल नहीं होती। चंडीगढ़ में तो पहले सरकारी स्कूल भरते हैं, फिर प्राइवेट स्कूल की तरफ लोग देखते हैं। यहां पर जो इन लोगों ने पॉलिसी बनाई है, ये तो इन्होंने आरसी जैन जैसे लोगों को खुश करने के लिए पॉलिसी बनाई है। पहले से आप 1 लाख रुपए की फीस ले रहे थे, अगले साल आप 1,08,000 रुपए ले सकते हैं। सही कहा अनुराग भदौरिया ने कि 6 राज्यों की तरीके से 15, 25 और 27 की कैपिंग लगाओ ना। उसके बाद तमाम तरीके के जो चार्जेस हैं, जो कहते हैं वैकल्पिक। समीर भाई, आप एक बात बताओ, छोटी सी बात बताना। आप अपने बच्चे का स्कूल एडमिशन के लिए साल भर जाते हो किसी फादर के पास, किसी मदर के पास और किसी आरसी जैन के पास। उसके बाद आप ये कहने की स्थिति में रहते हो कि मैं वैकल्पिक सुविधाएं नहीं लूंगा। जो प्रिंसिपल लिख के भेजेगा वो आपको देना पड़ेगा। ये लोग किस तरीके की सारा एजुकेशन। राकेश त्रिपाठी साहब, देखिए, सीधा सवाल आपसे यही है। ठीक है राजपूत साहब, आपकी बात मैंने तफसील से सुन ली। राकेश त्रिपाठी साहब, देखिए, दर्द जो है पेरेंट्स का उसको समझने की कोशिश कीजिए। वो यही है कि बेतहाशा फीस देनी पड़ रही है और हर साल ये फीस बेतहाशा तरीके से बढ़ाई जा रही है। आपने एक काम अच्छा किया है कि 7 से 8% की कैपिंग लगाई है, लेकिन इस कैपिंग से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि बोझ तो वैसा ही रहेगा। कैपिंग दरअसल फीस पर लगनी चाहिए कि अगर बच्चा नर्सरी में पढ़ रहा है, बच्चा 1st से 5th क्लास में पढ़ रहा है, तो इतनी फीस से ज्यादा नहीं लिया जा सकता। जो बात हो रही है यहां पर कि 15, 25, 27 वाली जो कैपिंग है, कुछ राज्यों में उसको लगाया गया और उसका फायदा भी देखने को मिल रहा है। ये यूपी के जो मसौदा है आपका, उसमें नजर नहीं आ रहा है। ये दिक्कत है सबसे बड़ी। क्या ये हल हो सकती है? देखिए समीर जी, हम स्वस्थ लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, विचार विमर्श परामर्श में विश्वास रखते हैं। मैंने पहले ही कहा कि विधानसभा और विधान परिषद में जब भी ये बिल के रूप में आएगा तो पॉलिटिकल पार्टीज को पूरी ताकत होगी। वो तमाम संशोधन रख सकते हैं, अपने सुझाव रख सकते हैं और उन सुझावों को सरकार कहीं अभिमान में नहीं है कि हमने कोई ड्राफ्ट बना दिया है तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई फेरबदल नहीं करेंगे। लेकिन हमने अगर पहल की है तो उस पहल को खारिज करने का अधिकार आज ना अनुराग भदौरिया जी को है, ना सुरेंद्र राजपूत जी को है, क्योंकि इन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसी कोई पहल ही नहीं की है। पहली बात मैं अतुल जी से आग्रह करूं, सही बात है ये, कि सुझावों के रूप में और कुछ वो जोड़ना चाहते हैं तो जरूर जोड़ें। हमने जो पहल की है, जिस तरह से मैंने जो कमर्शियल एक्टिविटीज की बात की, कमर्शियल एक्टिविटीज पहले भी होती थी, लेकिन उसको अतिरिक्त आय में नहीं दिखाया जाता था, उस पर कोई टैक्स नहीं दिया जाता था। हमने उसको पारदर्शी तरीके से वेबसाइट पर शो करने के लिए कहा है कि आप जितने भी तरह की आय कर रहे हैं उसको पारदर्शी तरीके से वेबसाइट पर शो करिए और जिस पर टैक्स बनता है उस पर टैक्स दीजिए। हमने जब तमाम तरह की सुविधाओं के नाम पर वसूली हुआ करती थी, वो चाहे ड्रेस के नाम पर होती हो, स्टेशनरी के नाम पर होती हो, मेस के नाम पर होती हो, तमाम तरह की वसूलियों पर हमने रोक लगाने का काम किया। अब तक कोई प्रॉपर फोरम नहीं था जिस प्रॉपर फोरम के सामने अपनी शिकायत दर्ज कराई जाए।
हमने मंडलीय समितियां जो नियामक समितियां बनाई है इनके सामने और इनको वो पूरी पावर दी है कि वो एक क्वासी जुडिशियल पावर रख करके उन पर जुर्माना इंपोज कर सकेंगे और उनकी मान्यता रद्द कर सकेंगे। वरना अब तक इन निजी विद्यालयों के खिलाफ शिकायत ना हाईकोर्ट में सस्टेन करती थी ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे और कहीं इनकी सुनवाई नहीं होती थी, जिसका जिक्र अभी अतुल जी कर रहे थे। हमने एक व्यवस्था इस तरह की बनाई है। फिर भी अगर इसमें सुझावों की गुंजाइश होगी तो हम उसको जरूर लागू करेंगे। हमारी मंशा ठीक है, हम चाहते हैं कि ठीक है, अब सुझाव सुन लीजिए। जरूरतमंद छात्र है, उनके पिता है, अब राकेश पेरेंट्स एसोसिएशन का थोड़ा सुझाव सुन लीजिए अब जी। ठीक है अतुल जी। राकेश जी आपका आभार कि आपने यहाँ इतने आश्वासन दिए। लेकिन समीर जी पहली बात तो मुझे उम्मीद है कि सुझाव देने के कोई फायदा नहीं है। अनुराग एक मिनट, अतुल जी की बारी है। पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से वो बोल रहे हैं, सुनिए तो। जी जी राकेश जी, बस इतना जरूर कीजिए कि पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन जरूर हो, वो भी निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप से हो। पीटीए का फॉर्मेशन हो जिसमें पेरेंट्स का इलेक्शन हो, वो भी पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से हो। एसएमसी आप बात करते हैं जिसमें कि रिटायर्ड जज भी होने चाहिए और पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, वो आप जरूर कीजिए। अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन होगा तो निष्पक्ष और पारदर्शिता से आने से जरूर स्थिति सुधरेगी और जो असंतोष है वो कम होगा। तो और एक और जो सुझाव आपने कहा कि सरकारी कर्मचारी है, जितने भी मंत्री हैं, उनके बच्चे अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, अपने आप ही सरकारी स्कूलों का स्तर बढ़ेगा। बिल्कुल इस पर अमल करना चाहिए और अगर ये होता है तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अनुराग भदौरिया आप बोलिए, आप क्या लगता है कुछ हालात बदलेंगे? देखिए, ये मैं आपको बहुत साफ साफ शब्दों में ये साफ साफ शब्दों में ये सिर्फ एक झुंझुना है, जिससे कि एक कहते हैं मानसिक बौद्धिक अत्याचार जिसको बोलते हैं, एक ऐसा एक झूठा मूठा ड्राफ्ट बना दिया जिसमें फीस का कोई लेना ही देना नहीं है, फीस के नाम मात्र की कोई चीज है ही नहीं। जो ये बात आ रहे थे, इतनी लंबी लंबी बातें बता रहे थे, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, सरकारी स्कूल में आपने ही तो 266 करोड़ के जूते मोजे दिए थे बच्चों के, जो 3 महीने में फट गए। बहुत लंबी बातें बना रहे हो कि हम आपने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। सुन लीजिए, 3 महीने में बच्चों के जूते फट गए और जूता बनाने वाली कंपनी कौन? जो बिजली बनाती है। अरे समोसे बनाने वाले को आप हाईवे बनाने को दे दोगे और ऊपर से टीवी में चिल्लाओगे कि बड़ा हमने क्या, बड़ा हमने क्या। आप बताइए कि आपने बिजली बनाने वाले को जूता क्यों सप्लाई करने को दिया? बस इसका जवाब दे दीजिए। और 3 महीने में जूते फट गए, 50% 60% क्या कमीशन लिया गया देश को बताइए कि 3 महीने में आपने 5 साल का वादा किया था कि 5 साल तक जूते चलेंगे। और एक चीज और, इनके मंत्री ने बोला था, ये इन्होंने स्वेटर देने की बातें की थी, बच्चे स्वेटर में छुटुर गए स्कूल के बच्चे कि हम स्वेटर देंगे। फिर उन्होंने बोला अगर जब तक बच्चों को स्वेटर नहीं मिलेंगे मैं स्वेटर नहीं पहनूंगी। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बच्चों के जूते फट गए 3 महीने में, क्या इनके कैबिनेट के सारे मंत्री इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर साहब क्या जूते नहीं पहनेंगे जब तक कि बच्चों को जूते नहीं मिल जाते? मासूम बच्चे नंगे पैर स्कूल जाने लगे, वो आपने 266 करोड़ रुपए पानी में डुबो दिया। अब इसका जवाब हमें दे दीजिए, तब मैं जानूंगा कि आप कुछ बच्चों के लिए करना चाहते हैं। राकेश 10 सेकंड में, राकेश 20 सेकंड, राकेश 20 सेकंड आप जवाब देते हैं, फिर मैं दूसरे मेहमान के पास जाऊं। फटी बेवाई वो क्या बताओ ना, जवाब दो। अब आप जवाब सुन लीजिए। आज आपको नंगे पांव बच्चों के छाले दिखने लगे हैं। अरे बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं। अरे आप बताओ ना, 5 सालों तक की बारे में जो बोल रहा हूं, 266 में कितना कमीशन खाया गया बताओ। देखिए महत्वपूर्ण बात वो नहीं बताओगे। हमने अगर बच्चों को जूता मोजा दिया, आप बच्चों की पृष्ठभूमि देखिए। अरे वो ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पहनने को चप्पल नहीं, तो आपने क्यों ठगा उनको? मुझे नहीं, तो फटे जूते क्यों पकड़ाए? इसके मतलब कितना बड़ा पाप किया आपने, कितना बड़ा पाप किया उनके साथ आपने, स्कूल के कितना बड़ा छलाव किया उन्होंने आपके साथ। बेचारे बेचारे इन्होंने रईसों को, बिजली वालों को पैसा बांट दिया। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए, रिलेटेड अधिकारी मंत्री के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। तो हम फिर उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। लो ना, बच्चों को जूता देंगे। नहीं आपकी तरफ देंगे नहीं, वो पैसे निकालो उससे। अरे हमारे इनकम टैक्स का पैसा निकालो उसको, जिसको आपने बांटा है 266 करोड़, उससे निकालो। अरे उनको बोलिए 266 करोड़ निकालो, एक एक करके। आपने नहीं, एक एक करके रुपए जो आपने व्यूअर्स पर थोड़ी रहम कीजिए। हकीकत है ये, जो लोग आपको सुन रहे हैं, लाखों लोग आपको सुन रहे हैं, उन पर थोड़ा रहम कीजिए, एक एक करके बोलो। पहना दिए, आप सवाल के बाद 66 करोड़ रुपए आपने बांट दिए धरना सेठ को। ठीक है, बनाने वाले को जूता बनाने को देते हो। ये तो ये हो गया कि किसी इंजीनियर को जाएंगे। आरसी जैन साहब, आरसी जैन साहब, मुझे आप एक बात बताइए। आप ये जो बात कह रहे थे, और बहुत हद तक हम सारी बातों को खारिज नहीं कर सकते, पब्लिक स्कूलों की भी अपनी दिक्कतें हैं, उनको भी हमें एड्रेस करना होगा और सरकार को उनकी तरफ भी ध्यान देना होगा। ये बात मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन जो ये कहा जाता है कि भाई हमें
फैसिलिटीज देनी पड़ती है बच्चों को, उसके लिए जाहिर है स्टाफ रखना पड़ता है, स्टाफ की सैलरी भी बढ़ानी पड़ती है। लेकिन आमतौर पर हम क्या देखते हैं? आमतौर पर हम ये देखते हैं कि स्टाफ का इंक्रीमेंट हर साल उतना नहीं होता जितनी फीस बढ़ा दी जाती है और जितना बोझ पेरेंट्स पर डाल दिया जाता है। तो कुछ तो मजबूरियां हैं और कुछ फायदा भी उठाया जा रहा है। मानते हैं आप ये बात? इसकी वजह से दिक्कत और बढ़ गई। मैं आपकी बात से सहमत हूं। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था मॉडर्न स्कूल के केस में जी कि कोई भी स्कूल जिस हिसाब से फीस लेगा उस हिसाब से वो सुविधाएं भी देगा। अब मेरा ये मानना है कि देखिए, आप स्कूल की प्रशासन को साथ बैठाइए, हम लोग पेरेंट्स के लिए है, पेरेंट्स के बच्चों के लिए है, उसमें देखो। पर हमारी समस्याएं भी सुनो, सरकार सारे बिजली के बिलों, पानी के बिलों, सारे बिलों हमसे कमर्शियल लेती है। उसके बाद में ये जो 25% बच्चे फ्री पढ़वाए जा रहे हैं उसका एक पैसा नहीं देती, जिसका बोझ बाकी 3 बच्चों के ऊपर पड़ रहा है। आप इन बात को समझिएगा कि ये जो 3, मेरी बात को सुन लीजिएगा, आप उसको माने ना माने आपके ऊपर है। चूंकि मैं इस फील्ड से हूं, जो 3 बच्चे मिलकर के एक बच्चे का बोझ उठा रहे हैं, इसलिए वो 3 बच्चों के ऊपर बोझ भारी पड़ता है। चूंकि उन्हें उस एक बच्चे का बोझ उठाना पड़ता है जिसका सरकार को रिइंबर्समेंट करना चाहिए, वो नहीं करती है। ठीक है, उसके अलावा हम जिस प्रकार की सुविधा देते हैं, हाँ, मेरा ये मानना जरूर है कि फीस के ऊपर आप जो है ना, जैसे अभी कमेटी बना रहे हैं उसको बताइए। अच्छा, एक अभी बात ये आई थी कि साल में नहीं, जब बच्चा किसी स्कूल में दाखिल होता है तो सिर्फ एडमिशन चार्ज एक बार ही लिया जाता है और लिया भी जाना एक बार ही चाहिए। डेवलपमेंट चार्ज लेना जरूरी नहीं है, और डेवलपमेंट चार्ज खाली एक विशेष पर्पस के लिए लिया जाता है। एक ही बार लिया जाता है। मुझे तो समझ में नहीं आई कि ये बात सरकार ने अपने मसौदे में क्यों जोड़ी, ऑर्डिनेंस में इस बात का जिक्र क्यों आया? क्योंकि एडमिशन तो जब एडमिशन होता है किसी बच्चे का तभी लिया जाता है, हर साल तो एडमिशन फीस ली नहीं जाती। तो कोई ऐसा एहसान तो कर नहीं दिया सरकार ने ये कहकर कि भाई एडमिशन फीस हर साल एक ही बार लिया। सच्चाई में बता कंप्लीट हो जाए उनकी बात जी। मैं जैदी साहब वो स्कूल में एक ही बार, स्कूल में वो एक ही बार लिया जाता है। अगर वो हर साल लेता है तो वो गलत करता है, कानून का उल्लंघन करता है, उसके ऊपर सजा होनी चाहिए। दूसरी बात मेरा ये मानना है कि अगर हम कॉपी किताब, जूते जुराब देते हैं, अगर कोई इसको कंपलसरी करता है तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, हम उसके बिल्कुल खिलाफ है। पर अगर 4 पब्लिशरों की किताब एक ही जगह उसको मुहैया करा दी जाती है और वो अगर उचित रेट पे है तो उसमें गलत नहीं है। पर अगर उस पर आप बढ़ा के लेते हैं तो उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, अब उसके फेवर में नहीं है। पर देखो, स्कूल के मामले में हम एक बहुत बड़ी सेवा इस देश में कर रहे हैं। हमें इस प्रकार से ट्रीट ना किया जाए कि जैसे हम लोग इस क्षेत्र में बिल्कुल ही नगण्य हो गए या इस क्षेत्र का इस शिक्षा व्यवस्था में कोई योगदान नहीं है। मैं एक उदाहरण दिल्ली का दूंगा आप में। दिल्ली में 24 लाख बच्चा पब्लिक स्कूलों में पढ़ता है, 24 लाख बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, जिसपे सरकार का 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है, और बल्कि इनसे सारे चार्ज वो कमर्शियल लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर पेरेंट्स को कहीं समस्या, तो उसके लिए सबसे बड़ा एक समाधान ये है कि आप टीचर्स की सैलरी भी तय कर दें, फीस भी तय कर दें, हमें कोई ऐतराज नहीं। पर आप खाली फीस को तय करें, सैलरी को तय ना करें, क्योंकि टीचर भी अगर साल भर मेहनत करते हैं तो वो भी चाहते हैं कि मुझे कुछ बढ़ावा मिलना चाहिए। और अभी दिल्ली में हमने एक मूवमेंट चलाई थी, आंध्र प्रदेश में मूवमेंट चली थी कि वो फीस के हिसाब से सैलरी तय करते हैं। आप फीस के साथ पॉलिसी हो तो सबके लिए हो, क्लियर हो, ये बात तो सही है। देखिए, एक है सेवा भाव, एक है व्यापार। ये एडमिशन की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 350 रुपए से ज्यादा कोई एडमिशन फीस नहीं ले सकता। एडमिशन फीस कुछ है ही नहीं। एडमिशन के समय जो खर्चे ये लेते हैं, डेवलपमेंट चार्ज, बिल्डिंग फीस, ये फीस, बात उस पर प्रतिबंध होना चाहिए था। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक निर्णय आया था जी कि हर सरकारी अधिकारी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। आप उसे लागू करा देते, सरकारी स्कूलों की क्वालिटी खुद ही ऊंची हो जाती। लेकिन वो नहीं करेंगे। मैं यूपी सरकार से कहूंगा, यहाँ बैठे, जहां व्यापार की विंडो जहां खुल जाती है, एनसीईआरटी की किताबें हर स्कूल में आप एनसीईआरटी पहुंचाए कि इसके अलावा अगर स्कूल में कोई दूसरी किताब लगी तो स्कूल पर प्रतिबंध लग जाएगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। लगेगा। लेकिन एनसीईआरटी की किताबें आप नहीं मुहैया कराएंगे तो स्कूल, जबकि पूरा एग्जाम 10th का 12th का एनसीईआरटी किताब पे आधारित होगा, सिलेबस वो लगेगा, प्राइवेट सेक्टर की किताबें वहां जाके लगेंगी, एनसीईआरटी की पुस्तकों को लागू करेंगे। दूसरे, आप मान लो स्कूल ड्रेस से तो बच्चा नहीं पढ़ता। राकेश क्या कह रहे हैं इस पर? आप इस पॉइंट पर क्या कह रहे हैं? स्कूल ड्रेस कह रहे हैं समीर जी, एनसीईआरटी की पुस्तकों को अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश के तमाम विद्यालयों में हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। अगले वर्ष से ये व्यवस्था होगी।
अरे आप प्रयास करते रहेंगे भाई, आप प्रयास कर रहे हैं, किस तरह का प्रयास है वो सब जानना चाहते हैं। आप शिक्षा के ऊपर बजट जीरो कर देते हैं, फिर कहते हैं नई शिक्षा पद्धति कर रहे हैं। और जो सुन लीजिए एक चीज और कोशिश कर रहे हैं, सरकारी दलाली वहां से शुरू हो जाती है। जो ईमानदारी से चैरिटी कर रहे हैं वो फाइल लेके सरकार भटकते रहे, कुछ नहीं होगा। जो सरकार की दलाली करते हैं उन्हें 125 रुपए महीना पे सरकारी जमीनें अलॉट कर दी जाती है। फिर कहते हैं कि 33% गरीब बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, वहां एक बच्चे को, गरीब बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता, जिसे जैन साहब कह रहे हैं कि 3 बच्चों में एक बच्चे की फीस वहन करनी पड़ती है। इनके स्कूल में जाके देख लीजिए, अगर ये सिंगल बच्चा फ्री पढ़ा रहे हैं, वहां जो उस कोटे से बच्चे पढ़ते हैं वो भी इधर आधर के हो जाते हैं। दिल्ली में ऐसा है। उसकी इरफान की एक पिक्चर आई है, ठीक, वो बिल्कुल सटीक बैठती है हिंदी मीडियम पर, हिंदी मीडियम वाले किस तरह से एडमिशन होता है। तो इन सरकारों का एक राय, 2 चीजें इन्होंने राम भरोसे छोड़ दी है देश की। क्योंकि अगर गरीब का बच्चा पढ़ेगा, उस पर तो प्रतिबंध लगा दिया, गरीब का बच्चा तो स्कूल में खिचड़ी खाने जाता है, अर्जुन जो है वो कंप्यूटर सीखने जाता है। अगर वो खिचड़ी खाने वाला बच्चा अर्जुन के साथ पढ़ेगा तो फिर तय होगा ना कि कौन क्या बनेगा। ये तो इन्होंने गरीब की शिक्षा नीति को समाप्त कर दिया है। और जो इनके लिए चैरिटी कर रहे हैं ना, हम जैसे लोग जो जिनके दिमागों में भेजा ही नहीं है, जिनके लिए सेवा भाव है, उनको तो ये पूछते भी नहीं है कहाँ है। हम 1988 से ओखला के अंदर शाहीन बाग में स्कूल चलाते, जब बच्चा वहां नहीं जाता था, आज तक वहां कोई जाने को तैयार नहीं है। आज सरकारी स्कूल एक भी नहीं खुला आज तक उस कॉलोनी के अंदर। साहब क्या मैटर है, क्यों नहीं खोल सकते? यानी आप ये कह रहे हैं कि जो लोग ऐसी कोशिशें कर रहे हैं उनको कोई बढ़ावा नहीं, कोई बढ़ावा नहीं। ठीक है अतुल जी क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स एसोसिएशन जो है वो ये कह रही है कि ऐसे वक्त में जब एडमिशंस चल रहे हैं तो पेरेंट्स एसोसिएशन वाले ज्यादा आंदोलन ना करें, इसलिए ये एक शगुफा छोड़ दिया गया। क्या इस बात को अग्री करते हैं आप? बिल्कुल एग्री करता हूं। और ये जानबूझ के थोड़ा सा लेट लाया गया, जिससे कि अब 10 तारीख लास्ट डेट है, सारे पेरेंट्स फीस जमा कर देंगे, उसके बाद वो चलते रहेगा ये सिलसिला। लेकिन है तो इसी सेशन के लिए कह रहे हैं 2018-19 में ही लागू हो जाएगा। नहीं हो पाएगा सर, मैं आपको बता रहा हूँ नहीं हो पाएगा। और मैं जैन साहब की बात का जरूर जवाब देना चाहता हूँ, जो कह रहे हैं कि फैसिलिटीज का पैसा लेते हैं। हमारा, मैं स्कूल का नाम नहीं लेना चाहता, आप भी जानते हैं, 5000 बच्चे 45 से 50,000 रुपए एनुअल डेवलपमेंट चार्ज और 10 से 11,000 रुपए मंथली ट्यूशन फी देते हैं। 3 से 4,000 ट्रांसपोर्टेशन फी देते हैं, भले 1 किलोमीटर पर बच्चा रहता हो। सर अगर आप 5,000 बच्चों का जोड़ेंगे 90 से 100 करोड़ रुपए होता है। अगर 200 से 210 टीचर हैं उनके, जो उन्होंने सीबीएसई को रिपोर्ट किए हैं, 7th पे कमीशन से भी लगा लीजिए सर, 8 से 10 करोड़ का खर्चा नहीं है इनका। प्ले ग्राउंड में, फैसिलिटीज में कितना खर्च कर लेंगे? 15 करोड़ 20 करोड़। ये गैप इतना बड़ा है, 20 करोड़ से 90 करोड़ का, कैसे आप उसको जस्टिफाई करेंगे? ये राकेश, और एक बड़ा सवाल ये कि आपकी सरकार ये दावा कर रही है कि 2018-19 के सेशन में ये लागू होगा। अब 10 तारीख जो बता रहे हैं अतुल जी कि 10 तारीख तक तो सारे लोग फीस दे चुके होंगे, तो क्या वो फीस वापस होगी? कैसे मैनेज होगा वो? पेरेंट्स को क्या कहेंगे आप? देखिए समीर जी, हमने विचार विमर्श के बाद, पब्लिक के साथ साझा करने के बाद, हम ये ड्राफ्ट हमने कैबिनेट से पास किया है। कैबिनेट से पास करने के बाद इस पर अपने आप एक कानून की शक्ल ले लेता है। इसको हमको 6 महीने के अंदर किसी सदन से पास कराना होगा, दोनों सदनों से पास कराना होगा, तब तक ये एक कानून के रूप में है और ये कानून अभी से लागू हो चुका है। ठीक है, तो भदौरिया साहब आप साथ है ना? आपकी पार्टी साथ है ना? जी, अरे भैया कोई भी अच्छा काम करती है तो समाजवादी पार्टी होती है, लेकिन अच्छा काम करते कहाँ है? इनको क्या मतलब है पढ़ाई लिखाई से? जूता जब बच्चों के जूता फटे हुए जूता पहना दे रहे हैं। नहीं, आप ये इंश्योर कीजिए ना भदौरिया साहब, इंश्योर कीजिए भदौरिया साहब, जातिवाद पर बात होने के लिए ये जो नियम कायदे हैं, ये ऑर्डिनेंस पास हो जाए 6 महीने के अंदर अंदर, कानून की शक्ल अख्तियार कर ले और इसी सेशन से लोगों को फायदा मिलने लगे। इनका क्या मतलब है पढ़ाई लिखाई से?
ये नहीं, सेशन से नहीं होने वाला। नकल कराने वाले लोगों को एडमिशन हो चुके, इनको पता ही नहीं, अनपढ़ कौन है समझ लो, इनको ये भी नहीं पता एडमिशन नर्सरी का होने का, वो यहाँ बैठ के नकली बातें बोल रही है भारतीय जनता पार्टी, जिनको ये भी नहीं पता है कि नर्सरी के एडमिशन हो चुके, क्लास 1 के एडमिशन हो चुके हैं। ये खाली चिल्लाने आए हैं, ये वो लोग हैं जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, उनको एडमिशन नहीं पता। जैसे कोई अनपढ़ बात नहीं करता, जाहिर उसको यही नहीं मालूम है एडमिशन हो चुका, कह रहे लागू होगा लागू होगा लागू होगा। अरे सर एडमिशन हो चुके पता तो चले। आधार पर राजनीति चले, इनको लोक सेवा आयोग में जाति धर्म की बात करने वाले लोग अब बात करेंगे। चलनी बोले तो क्या बोलेगी भैया, जिसमें छेद करना होगा। अब देखो चिल्ला रहे, चिल्लाओ और चिल्लाओ, एक मिनट राकेश भदौरिया साहब के टर्न है, उनको अपनी बात रखने दीजिए। एक मिनट राकेश, मैंने आपको पूरा मौका दिया। देखिए एक मिनट भदौरिया साहब मुझे बताइए आपकी पार्टी का रुख क्या होगा? क्या इस ऑर्डिनेंस को पास करने में आप मदद करेंगे? क्या कोई सुझाव देंगे बदलाव लाने के लिए, या सिर्फ सियासत चमकाएंगे? अरे चलाओ अरे बिजली वाले को पैसा बांट दिया 60% कमीशन में, किसने खाया कमीशन? बता दो भदौरिया 60% कमीशन खा गए जूता बांटने में, बताओ भदौरिया साहब सवाल का जवाब दीजिए ना। बताओ ना, पर गिरफ्तारी की तलवार भदौरिया साहब बगल में बैठे हैं आपके राकेश त्रिपाठी, शो खत्म हो जाएगा तो जी भर की बात कर लीजिएगा, अभी तो सवाल का जवाब दीजिए ना। खाली दलाली, कोई मतलब नहीं है बच्चों से, कोई मतलब नहीं महिलाओं से, कोई मतलब नहीं रोजगार देने से, सिर्फ देश की दलाली करनी है देश के साथ। और आपके राज्य में तो सारी पेरेंट्स एसोसिएशन के लोग खुश थे, वो वाहवाही कर रहे थे, आपकी तालियां बजा रहे थे, समीर भाई बहुत अच्छा काम किया आपने। आज तब सुनवाई हो रही थी सारे पेरेंट्स की। आज ही नोएडा के अंदर एक स्कूल की जो पेरेंट्स की शोषण की पराकाष्ठा है, वो सुबह का नाश्ता बच्चा यहीं करेगा, दोपहर का खाना भी यहीं खाएगा, बगैर खाना खाए बच्चा घर से नाश्ता करके नहीं जा सकता। और अगर वो बीमार पड़ जाए और डीएम चेकिंग के लिए चला जाए तो 3 घंटे अंदर नहीं घुसेगा। ये स्कूल पराकाष्ठा है। सारे कानून एक तरफ के सामने बोने पड़ जाते हैं सब। अगर सरकारें ईमानदार हैं तो शिक्षा पे बजट का 10वां हिस्सा खर्च करे, गरीब के बच्चे का, अमीर के बच्चे का 6 राज्यों में है तो आप क्यों नहीं कर सकते थे? डीएम का बच्चा, चौकीदार का बच्चा एक स्कूल में पढ़ना चाहिए, तब बात होगी कि ये सरकारें कल्याणकारी है। अगर डीएम का बच्चा, चौकीदार का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ने लगे फिर तो रामराज आ जाएगा। रामराज जब कल्याणकारी सरकारें कहलाएंगी, वरना इन सरकारों को कोई हक नहीं सरकार में बने रहने। राजपूत साहब राजपूत साहब सियासत से अलग एक पॉजिटिव सजेशन क्या करे सरकार, क्योंकि अभी ये ऑर्डिनेंस पास नहीं हुआ है, उससे पहले देखिए समीर, इस सरकार को चाहिए, सबसे बड़ी बात कहते हैं ना कि रास्ते को क्या नाम कौन सा वो शेर था कि रास्ते को भी दोष दे आंखें भी कर लाल, चप्पल में जो कील है पहले उसे निकाल। आप यहां पर कुछ मत करिए, आप सरकारी स्कूलों को इस तरीके से अपग्रेड कर दीजिए और शिक्षा के जो मंदिर हैं उनके टीचर्स को आप भर दीजिए, आप रोजगार भी दे देंगे और सरकारी स्कूल में कंपलसरी कर दीजिए सारे बच्चों का पढ़ना। और हम और आप ये जानते हैं कि पिछले 70 सालों में ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। सरकारों ने दावा तो बहुत बड़े किए, लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत मैं आपको बता रही हूं, समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ, हमने लैपटॉप दिया, तो आईआईटी और आईटी की पढ़ाई। लास्ट पॉइंट अतुल जी, जल्दी से लास्ट पॉइंट मुझे खत्म करना है। पेरेंट्स एसोसिएशन की बात पर मैं इस शो को खत्म कर रहा हूं। एक मिनट जी अतुल जी, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर ये ऑर्डिनेंस पास भी हो जाए और स्कूल्स इसको नहीं मानते, तो इनके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि पहले भी कई बार जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन ने लेटर लिखे, कहीं इलाहाबाद कोर्ट ऑर्डर आया, सब कुछ हुआ और स्कूल्स ने उसको मानने से मना कर दिया। कमिश्नर ये कह के मना कर देता है एक्शन लेने से कि हम 5000 बच्चों का क्या करेंगे। तब अगर कोई एक्शन नहीं लेंगे, कोई पेनल एक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? जैन साहब 10 सेकंड में सरकार क्या करोगे? क्या ऐसा भी मुमकिन है? और समीर जी मेरा मानना ये, हाँ जी समीर जी मेरा मानना ये है कि आप पॉलिसी बनाए, पर जो स्टेक होल्डर है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो एजुकेशनिस्ट है,
उनको बराबर में बैठा के आप पॉलिसी बनाइए, आपकी पॉलिसी का स्वागत होगा। तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठा करके सरकार पॉलिसी बनाए, पॉलिसी इम्प्लीमेंट भी होगी, बहुत अच्छी बात आपने की। बिल्कुल होना, इसी की कमी है। सरकारें अपने हिसाब से तय कर लेती हैं कि कौन से नियम कायदे बनाने हैं, राय नहीं ली जाती, ना पब्लिक स्कूल एसोसिएशन की, ना पेरेंट्स की। पॉलिटिकल एजेंडा होता है उनका। और जी पॉलिटिकल एजेंडा सब गड़बड़ करता है। हाई स्कूल पास बना चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या परिणाम, हम उम्मीद करेंगे कि बहुत सारे पॉजिटिव सजेशन इस डिबेट से निकलकर सामने आए हैं, वो सरकारों तक पहुंचेंगे और उन पर अमल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 उर्दू।